मोहन को तलवार लाने का ऑर्डर देते देख रोमियो और करण की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो तो बेचारे अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे। इस बात से उनका क्या वास्ता कि उसके दोस्त क्या करते हैं। रोमियो को तो अपनी दादी की कही बात याद आ रही थी, जब वो उससे कहा करती थी कि अपने नालायक दोस्तों का साथ छोड़ दे, किसी दिन ये लोग तुझे भी अपने साथ ले डूबेंगे। लेकिन उसने उनकी वो एक ना सुनी और आज अपनी ही करनी का फल था कि ठाकुर साहब की तलवार उसके गले पर अटक गई थी। ऋतिक हिचकिचाते हुए ठाकुर साहब को कहता है, तलवार लाने की क्या जरूरत है, हम बातों से भी मामला सुलझा सकते हैं। ठाकुर साहब नाम में अपना सर हिलाते हुए जवाब देते हैं, नहीं, अब बात करने से इस मामले का हल नहीं सुलझने वाला। तलवार तो लानी ही पड़ेगी, तभी तुम लोगों को पता चलेगा। ठाकुर साहब की बात सुन ऋतिक का तो रोना निकल जाता है। उसे क्या पता था इतनी छोटी सी बात पर मरने मारने की बात आ जाएगी। उन चारों ने मन बना लिया था कि जैसे ही ठाकुर साहब तलवार लेकर उन पर हमला करेंगे, वैसे ही वे लोग उल्टे पैर दौड़ लगा लेंगे। उधर हॉल के एक कोने में खड़ी दोनों लड़कियों को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शालिनी अपने पापा को अच्छे से जानती थी। वो ऐसे इंसान नहीं थे कि कोई भी बाहर वाला उनके ऊपर उंगली उठाए और वे चुपचाप सुनते रहें। शालिनी को पता था कि लड़कों की बात भी गलत नहीं थी। भला बिना किसी पुख्ता सबूत के वो किसी भी बात पर भरोसा क्यों करेंगे। इसलिए वो आगे आती है और अपने पापा से कुछ कहने लगती है। तभी मोहन वहां आ जाता है। उसके हाथों में एक चमचमाती हुई तलवार थी। वो तलवार देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी, इस पर कई रत्न जड़े हुए थे। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए मोहन के हाथों से तलवार लेते हैं और उन चारों के पास जाने लगते हैं। ठाकुर साहब को अपनी ओर आता देख उन लोगों की जान हलक में आ जाती है। रोमियो और करण तो 2-3 कदम पीछे भी हट चुके थे। इससे पहले कोई भी वहां से भाग पाता, ठाकुर साहब ऋतिक के पास आते हैं और कहते हैं, ये है महाराजा रणविजय सिंह की शाही तलवार। मुझे उम्मीद है इसे देखकर तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि हम ही रणविजय सिंह के वंशज हैं। ठाकुर साहब की बात सुन ऋतिक की जान में जान आती है। उसे तो लगा था कि आज उनका आखिरी दिन है। ठाकुर साहब तो बस उन्हें सबूत के तौर पर तलवार दिखा रहे थे और उसने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। खैर बला टली और ऋतिक उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और गौर से उसे देखने लग जाता है। कुछ देर तलवार का मुआयना करने के बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये तलवार महाराज रणविजय सिंह जी की है। इसकी धार से ही पता चलता है कि एक शाही तलवार है। आपका खानदान सच में बहुत महान है, जो इस धरोहर को सदियों से अपने पास संभाल रखा है। मैं जुबान देता हूँ कि आपकी विरासत आपको ही मिलेगी। ऋतिक को पता था कि अगर उसने कुछ भी ना नुकर करी तो ये शाही तलवार जो उसके हाथ में थी वो अगले ही पल उसके गले पर होगी। इसलिए उसने मामले को यहीं रफा दफा कर दिया। उसके बाद वो ठाकुर साहब से कहता है, वैसे क्या आपके गांव से बाहरी लोगों का आना मना है? ऐसी बात नहीं है। दरअसल तारापुरा गांव का सरपंच हमारा खानदानी दुश्मन है। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आदमी यहाँ भेजता रहता है। इसीलिए जब भी कोई बाहरी लोग आते हैं, हम उनकी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ बुला लेते हैं। जी। ऋतिक को ठाकुर साहब की परेशानी समझ आ जाती है और वो आगे उनसे कुछ नहीं पूछता। वो लोग बात कर हो रहे थे, तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और घबराते हुए ठाकुर साहब से कुछ कहता है। वो कहता है, गजब हो गया ठाकुर साहब,
इस पर मोहन उस आदमी से चिढ़ते हुए कहता है, क्या गजब हो गया, कहीं तेरी घरवाली माँ तो नहीं बन गई। मोहन की बात सुन ठाकुर साहब उससे घूरने लग जाते हैं और फिर उस आदमी से पूछते हैं, साफ साफ बताओ क्या हुआ। वो आदमी कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। उस आदमी की बिना सिर पैर वाली बातों को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। ठाकुर साहब हाथ दिखाते हुए उस आदमी से कहते हैं, ठीक है हम आते हैं। इतना कहकर मोहन और ठाकुर साहब उस आदमी के साथ हवेली से बाहर जाने लग जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही ऋतिक और उसके दोस्त भी हवेली से बाहर जाने लगते हैं। वे लोग कुछ दूर चले ही थे, तभी ऋतिक की नज़र हॉल के कोने में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ती है और वो शौक हो जाता है। वो जहाँ था वहीं रुक जाता है और आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों को घूरने लग जाता है। ऋतिक ही नहीं बल्कि अमर भी हैरान था। अमर धीरे से ऋतिक से कहता है, ये तो वही लड़की है ना। पास ही में खड़ा रोमियो ये बात सुन रहा था और वो कहता है, क्या तुम इसे जानते हो। अमर कहता है, नहीं, ये शालिनी है, ठाकुर साहब की इकलौती बेटी। इससे दूर ही रहना वरना ठाकुर साहब को पता चला तो खैर नहीं। ऋतिक चढ़ते हुए रोमियो से कहता है, हमसे क्या कह रहा है, तो अपनी देख, अगर ठाकुर साहब को पता चला कि तू उन्हीं के गांव की एक टीचर पर लट्टू है तो सोच वो तेरा क्या हाल करेंगे। और वैसे भी मेरा ठाकुर साहब की बेटी से क्या लेना देना, मैं तो उसके बराबर की खड़ी लड़की की बात कर रहा हूँ, क्या तू उसे जानता है। रोमियो जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं तो पहली बार इसे यहाँ देख रहा हूँ, शायद शालिनी की दोस्त होगी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी शालिनी चांदनी को लेकर उन लोगों के पास आती है और मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहती है, तो तुम्हारा नाम ऋतिक है। ऋतिक शालिनी के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र चांदनी की आंखों से टकरा जाती है। इधर जब चांदनी की नज़रें भी ऋतिक से टकराती हैं, वो शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और बस लड़कियों की इन अदाओं पर तो लड़के मर मिट जाते हैं। ऋतिक तो किसी अलग ही दुनिया में खो सा गया था। तभी शालिनी उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाती है और कहती है, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए। शालिनी के टोके जाने पर ऋतिक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और हकलाते हुए जवाब देता है, जी वो मेरा नाम ऋतिक है और ये मेरे दोस्त अमर, करण और रोमियो है। मेरा नाम शालिनी है और ये मेरी दोस्त है। इतना कहकर शालिनी मुस्कुराने लग जाती है और ऋतिक बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। अरे अपना नाम बता दिया तो अपनी दोस्त का नाम भी बता देती। शालिनी को पता था कि ऋतिक के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए वो तुरंत चांदनी को लेकर वहां से चली जाती है। इधर ऋतिक तो बस खड़े खड़े उसे देखता ही रह गया। उसके बाद वे चारों भी हवेली से बाहर आ जाते हैं और ठाकुर साहब के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जल्द ही वे लोग मंदिर वाले मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान के ही एक हिस्से में कई लोग की भीड़ जमा थी। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो। लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। सभी के चेहरे पर दहशत का भाव नजर आ रहे थे। इतनी भीड़ तो किसी मेले में भी नहीं होती जितनी वहां इस समय जमा थी। करण हैरानी से कहता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। रोमियो कहता है, पता नहीं। भीड़ को साइड करते हुए जब वे चारों वहां पहुंचते हैं तो अपने सामने चल रहे नज़ारे को देखकर हैरान हो जाते हैं। सामने ही एक कब्र बनी हुई थी। कब्र की मिट्टी गीली और लाल थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि कब्र ज़्यादा पुरानी नहीं है। कब्र के ऊपर ही 7 इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी और साथ ही वहाँ कई सारे कौवे मरे पड़े थे। कब्र के ऊपर ही आसमान में ढेर सारे चील कौवे मंडरा रहे थे, जैसे उन्हें किसी संकट का आभास हो गया हो। वो नज़ारा इतना भयानक था कि लोगों की रूह कँपा दे। अकेला आदमी तो डर कर बेहोश ही हो जाता। भीड़ में से कोई एक बूढ़ा आदमी घबराते हुए कहता है, वो लौट आई।
पास ही में खड़ा एक नौजवान बूढ़े से पूछता है, कौन लौटाई? उस नौजवान की बात सुन अपने ख्यालों में ही खो जाता है और खुद ही बड़बड़ाता है, बंजारन। भीड़ से दूसरा आदमी कहता है, कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था, फिर एक ही रात में एक कवर यहाँ कैसे आ गई? कहीं वो आज़ाद तो नहीं हो गई? एक और आदमी कहता है, पता नहीं भैया, मैं तो कहता हूँ इस कबर को ही खोद कर देख लेते हैं। मुझे मुझे तो लगता है किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है और यह मार कर दफना दिया होगा, और ये खोपड़ियाँ यहाँ डाल दी ताकि लोगों को शक ना हो। उसके पास ही खड़ा एक और आदमी कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है भैया, क्यों ना तुम ही इसे खोद कर देख लो। उस आदमी की बात सुन पहले वाला आदमी की हवा टाइट हो जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाता है। इधर मोहन उस कवर का जायजा ले रहा था और ठाकुर साहब के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो गया। मोहन ठाकुर साहब के पास आता है और कहता है, ये कवर कल रात ही यहाँ बनाई गई। मोहन की बात सुनकर ठाकुर साहब चिढ़ते और उससे कहते हैं, उल्लू के पट्टे, वो तो मुझे भी समझ आ रहा है, इसमें नई बात क्या है? ठाकुर साहब की डांट सुनकर मोहन अपना सर खुजाने लग जाता है। ठाकुर साहब कुछ देर तक तो कवर को देखते रहते हैं और फिर तेज आवाज में गांव वालों से कहते हैं, सब लोग शांत हो जाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब की बात सुन सब लोग शांत हो जाते हैं और ध्यान से ठाकुर साहब की बात सुनने लग जाते हैं। ठाकुर साहब आगे कहते हैं, हमें लगता है ये किसी इंसान का काम है जो अपना जुर्म छुपाने के लिए ये सब कर रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आज ही इस मामले की छानबीन करवाते हैं। तब तक आप लोग निश्चित हो जाइए और आज के बाद कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। इस पर वो बूढ़ा आदमी खुद ही बड़बड़ाता है, नहीं, ये उसी का काम है, वो वापस आ गई। अब फिर से मौतों का सिलसिला चालू होगा और फिर से शिकार होने चालू हो जाएंगे। उस बूढ़े की बड़बड़ाहट को सुन आसपास के कुछ लोगों को यकीन हो गया था, ये जो भी हो रहा है वो कोई नॉर्मल बात नहीं, कहीं वो सच में आज़ाद तो नहीं हो गई। कुछ लोगों के मन में यही सच सब चल रहा था और उनके चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। गांव वालों की बात